मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। हम पिछले करीब 20-25 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर थे। दुनिया के विभिन्न देशों का हमने भ्रमण किया। अमेरिका, सोवियत संघ, फिर रूस, चीन, जापान, जर्मनी, इटली, अबिसिनिया, मंचूरिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कोरिया, दुनिया, अफ्रीका, विभिन्न देशों का हमने भ्रमण किया। अब हम स्वदेश आ गए हैं और अब हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे, भारत की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। विदेश नीति, इसकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है। हर देश की एक विदेश नीति होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र भी इस अंतर्राष्ट्रीय समाज से अपने आप को पृथक रखते हुए एकाकी जीवन यापन नहीं कर सकता। तो हर राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अवश्य ही किसी न किसी रूप में भाग लेता है। मोटे तौर पर जैसे तटस्थ राष्ट्र हैं, तटस्थ राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे नंबर 1 आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कोई विदेश नीति ही नहीं है और वह स्वेच्छा से लंबे समय तक 1990 के दशक तक 1990-92 तक वह संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य नहीं बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उस समय भी वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था, लेकिन राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में था। ऐसे देश एक आध और हैं, जैसे बेल्जियम है। बेल्जियम भी तटस्थता की नीति को स्वीकार करता है। तो ऐसे देश भले ही दुनिया के देशों से राजनयिक संबंधों की स्थापना न करें, राजनीतिक संबंधों की स्थापना न करें, लेकिन वे आर्थिक दृष्टि से अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। 1789 में जिस अमेरिकन राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम संयुक्त राज्य कहते हैं, वह भी 1916 तक दुनियादारी से पूरी तरह से पृथक रहा। उसकी अपनी पृथकतावादी नीति थी, लेकिन दुनिया के सभी देशों से या विभिन्न राष्ट्रों से वह आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से संबद्ध रहा। तो हर देश की एक विदेश नीति होती है और वह इस विदेश नीति के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तो जहां तक भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के शासक वर्ग पर 2 प्रकार की जिम्मेदारी आई। एक आंतरिक नीति बनाने की और दूसरी विदेश नीति का निर्धारण करने की। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पंडित नेहरू के कंधे पर थी। जहां तक भारत की आंतरिक नीति का प्रश्न है, नेहरू जी ने वहां से प्रारंभ किया, वहां से आगे कंटिन्यू किया जहां पर अंग्रेज हमको छोड़कर गए थे। परिणाम यह हुआ कि आज भी हम हमारे देश की प्रशासनिक, राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, न्यायिक विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में हम ब्रिटिश छाप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वही अंग्रेजों के जमाने में अधिकारी स्तर के व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार आम भारतीयों से करते थे, उसी प्रकार का व्यवहार, वही एटीट्यूड आज हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारियों का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का आम जनता के प्रति देखा जा सकता है। अभी पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सम्मेलन में कहा था कि आज भी हम यह देख पाते हैं कि जब कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डिनर पर बुलाया जाता है, लंच पर बुलाया जाता है, तो डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, जिला न्यायाधीश उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते हैं। ये ब्रिटिश पद्धति तो है। तो आज भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। आज भी अनेक अवसरों पर हम ब्रिटिश पद्धति को हम न केवल अपनी आंखों से देखते हैं, अपितु उसको सहते भी हैं, हम उसको भोगते भी हैं।
हमारा मन अभी भी ब्रिटिश पद्धति पर रमा हुआ है। और यही कारण है कि हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए आज भारत की आंतरिक व्यवस्था में इतनी दुर्दशा है, इसलिए इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए इतना ज्यादा लाल फीता शाही है, इसलिए हमारे देश के अधिकारी वर्ग आम सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह आम जनता के साथ घुल मिल नहीं पाते। ये भारत की आंतरिक नीति का प्रश्न है। लेकिन जहां तक विदेश नीति का प्रश्न है, इतना मानना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति की जो आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी, वह आज भी चला आ रहा है। और न केवल चला आ रहा है, अपितु भारत में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे किसी भी दल की सरकार बनी हो, विदेश नीति को आमूल चूल परिवर्तित नहीं किया गया। इसकी नींव उसी भवन पर टिकी हुई है जिसका निर्माण पंडित नेहरू ने किया था। लेकिन पंडित नेहरू को कोई सपोर्ट तो मिलना चाहिए था। सपोर्ट मिला, किस चीज का समर्थन मिला? भारत की प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति का समर्थन मिला। एकदम से पंडित नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करके नया विदेश नीति शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। देखें, आज के इस व्याख्यान में भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को विदेश नीति के क्षेत्र में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक संक्षिप्त अवलोकन करते हैं। शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद से। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने किस प्रकार से अपनी बातें कही, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, भारतीय सनातन व्यवस्था के, सनातन धर्म के बारे में, पूरी दुनिया के सब लोग प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत धर्म की दृष्टि से कंगाल नहीं है, आर्थिक दृष्टि से वह बहुत ही गरीब है। और स्वामी विवेकानंद के इस भाषण को सुनने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1893 के उस एडिशन में लिखा था कि भारत के इस सन्यासी को सुनने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हम कितने मूर्ख हैं कि भारत जैसे सुसंस्कृत और सुधार्मिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए हम यहां से मिशनरीज भेजते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने दुनिया में भारत का डंका बजाया था। दूसरे नंबर पर गांधी जी को देखिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां पर जो उन्होंने आमरण अनशन किया, सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह ने पूरी दुनिया की नजर भारत के इस महात्मा गांधी पर डाली। नजर सबकी गई, क्योंकि इस प्रकार का सत्याग्रह दुनिया में इसके पहले कहीं नहीं हुआ था। और इस सत्याग्रह ने न केवल महात्मा गांधी का, अपितु भारत का डंका दुनिया में बजाया कि भारत के लोगों का विरोध करने का तरीका दुनिया के अन्य देशों से न केवल पृथक है, अपितु उच्च स्तर का है। तीसरे नंबर पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि भारत को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को आत्मनिर्णय करने का अधिकार देंगे। आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। आत्मनिर्णय, जनता स्वयं अपने शासन के बारे में, अपने सभी प्रकार के कार्यों के बारे में निर्णय खुद लेगी। ये आत्मनिर्णय है। मतलब यह हुआ कि जो भी सरकार बनेगी हमारे द्वारा चुनी हुई होगी। इसे आत्मनिर्णय का अधिकार कहते हैं। तो चूंकि ब्रिटेन ने आश्वासन दिया था, इसलिए भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि हुई,
1920 में। तो इस वर्साय के संधि के समय लोकमान्य तिलक ने वुड्रो विल्सन को एक पत्र लिखा था कि यह जो आपने भारत को प्रतिनिधित्व दिया है वर्साय के संधि में, क्योंकि वर्साय के संधि में भारत भी एक युद्धरत राष्ट्र था जर्मनी के विरुद्ध, तो भारत भी वर्साय की संधि में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो लोकमान्य तिलक ने वुड्रो विल्सन को चिट्ठी लिखा कि यह जो भारत के प्रतिनिधि हैं वहां पर पहुंचे हैं, ये भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप जिस अंतरराष्ट्रीय संगठन की चर्चा कर रहे हैं, भारत उसका एक सबसे बड़ा समर्थक हो सकता है, इसलिए भारत के पक्ष को भी आपको सुनना चाहिए, भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को आपको उसमें सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद 1931 में चीन जापान का युद्ध हुआ। इस चीन जापान के युद्ध में भारत ने चीन का समर्थन और जापान का विरोध किया। देखिए, युद्धों का विरोध, जापान उसमें साम्राज्यवादी राष्ट्र था, चीन एक अविकसित राष्ट्र था, तो भारत चूंकि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहा था, इसलिए उसने जापान का विरोध और चीन का समर्थन किया। इसके पहले 1920 में कांग्रेस ने विदेश नीति के क्षेत्र में पहली बार प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव में उसने कहा कि भारत उपनिवेश और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। दूसरी चीज, वो विश्व शांति का समर्थक है, वह अपने पड़ोसियों से संबंध स्थापित करना चाहता है, सभी पड़ोसियों के साथ वह अपने संबंधों की स्थापना करना चाहता है, और यह संबंध दुनिया के सब देशों से संबंध समानता के आधार पर स्थापित करना चाहता है। समानता के आधार पर मतलब हम छोटे हैं या बड़े हैं या दूसरा कोई छोटा है बड़ा है, वो मतलब नहीं है। हम सबके साथ समानता के आधार पर संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं कि हम, यदि मान लीजिए इंग्लिश उस जमाने की एक महाशक्ति थी, तो हम महाशक्ति के साथ यदि मान लीजिए संबंध स्थापित करते हैं तो हम छोटे होंगे और वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं। समानता के आधार पर संबंध। तो 1920 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेश नीति के क्षेत्र में प्रस्ताव पारित किया था, और इस प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट थी कि भारत विश्व शांति का समर्थक है, साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों का विरोधी है, अपने पड़ोसियों से बहुत बढ़िया संबंध स्थापित करना चाहता है और सभी राष्ट्रों के साथ समानता के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहता है। फिर 6वें नंबर पर आता ब्रुसेल्स सम्मेलन, फरवरी 1927, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। यहां पर दुनिया के सभी पददलित राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। पददलित राष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र बहुत ज्यादा अविकसित हैं, पराधीन हैं और बहुत ज्यादा शोषित हैं, असभ्य हैं। इसमें पूरे दुनिया भर के पददलित राष्ट्रों के सम्मेलन पददलित राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए हुए थे, और भारत की ओर से पंडित नेहरू गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। इस सम्मेलन में पंडित नेहरू ने संबोधित करते हुए कहा था कि मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि यदि आपको आजादी चाहिए, यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए, तो आप सबसे पहले भारत की आजादी का समर्थन करिए। एक हास्यास्पद बात लग सकती है कि आपको आजादी चाहिए तो आप हमारी आजादी का समर्थन पहले करिए, लेकिन पंडित नेहरू ने बहुत ही रहस्य की बात की थी। पंडित नेहरू का कहना था कि संपूर्ण एशिया की चाबी भारत के पास है, और जो भी भारत पर शासन करेगा संपूर्ण एशिया को अपने नियंत्रण में रखेगा। इसलिए उन्होंने इन पददलित राष्ट्रों का आह्वान करते हुए कहा था, यदि आपको स्वतंत्रता चाहिए तो आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करिए।
और देख लीजिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एशिया और अफ्रीका के सब राष्ट्र, लगभग 90% राष्ट्र एक एक करके आजाद होने लगे, क्योंकि कोई भी यूरोपीय राष्ट्र यदि अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए या भूमध्य सागर के श्वेत नगर से होते हुए इधर अरब सागर में आता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा स्टेशन बंबई होता है और वहां से फिर आगे इधर उधर जाता है। तो जो जिसके पास भी भारत की चाबी है, भारत पर नियंत्रण है, तो पूरे एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों पर नियंत्रण कर सकेगा। जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति। इसके बाद नाजीवाद और फासीवाद का भारत ने विरोध किया। एक मजे की बात बताऊं, जब 1917 में रूस में क्रांति हुई तो भारत ने क्रांति का, साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया। साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया, क्रांति का समर्थन नहीं किया। और जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी के कहने पर लेनिन के लिए शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। क्यों? क्योंकि लेनिन ने रक्तमय क्रांति किया था। लेनिन की नीति हिंसात्मक व्यवस्था की थी, या व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा को प्रश्रय देने की थी। और इसीलिए 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेनिन के पक्ष में शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया था। तो भारत ने नाजीवाद और फासीवाद, हिटलर और मुसोलिनी दोनों का विरोध किया था। और अबिसिनिया का समर्थन 1935 में 1935 में इटली के मुसोलिनी ने अफ्रीका की एकमात्र स्वतंत्र राष्ट्र अबिसिनिया पर आक्रमण करके उसे इटली में मिला लिया था। इस घटना का अनेक प्रकार से विरोध हुआ, अनेक राष्ट्रों ने इटली का विरोध किया। स्वयं हेलसिलासी राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में उपस्थित हुए और उन्होंने पूरे दुनिया के राष्ट्रों से अपील की कि वे इस प्रकार की हरकतों का, इस प्रकार के युद्ध का, आक्रमण का आप विरोध करिए और इटली को रोकिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा राष्ट्रों पर। तो भारत ने अबिसिनिया का समर्थन किया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इच्छा के विपरीत तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लिनलिथगो ने भारत को जर्मनी के विरुद्ध एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। और इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सरकारें प्रांतों में स्थापित की गई थी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, उन सभी सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद अटलांटिक चार्टर घोषित हुआ। अटलांटिक चार्टर रूजवेल्ट और स्टालिन, सोवियत संघ और अमेरिका, या ये चारों राष्ट्र अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर मिले और इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि सभी राष्ट्रों को आत्मनिर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए। आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता। भारत ने उस आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार के युद्धों का विरोध किया। इसके बाद आत्मनिर्णय के अधिकार, आत्मनिर्णय की बात तो उन्होंने प्रस्ताव में कह दिया, लेकिन आगे चल करके जितने भी सम्मेलन आदि हुए, इन सम्मेलनों में अमेरिका ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया और स्टालिन ने, सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता का अमेरिका विरोधी है, सोवियत संघ समर्थक है। और इस प्रकार से फ्रैंक मोरास कहते हैं कि नेहरू की विदेश नीति भारत की आवश्यकता के अनुरूप है और यह
राष्ट्रीय आंदोलन की इतिहास और पृष्ठभूमि से उत्पन्न है। देखिए, यदि कोई भी चीज व्यक्ति पर या राष्ट्र पर थोपी जाती है तो वह स्थायी नहीं होती, वह अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए, वह उसके सहज प्रवृत्ति के अनुरूप होना चाहिए। जनता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि ये व्यवस्था हम पर जबरदस्ती लादी जा रही है, और तब वह चीज स्थायी होती है। 70-75 वर्ष तक साम्यवादी व्यवस्था के अधीन रहने के बावजूद सोवियत जनता हो या पूर्वी यूरोप के 8 साम्यवादी देशों साम्यवाद को एडॉप्ट कर नहीं सके, उसको सहज रूप में स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें महसूस हुआ कि यह साम्यवादी व्यवस्था हम पर थोपी गई है, और जो राष्ट्र 75 वर्ष तक एक विचारधारा के अधीन रहते हुए भी काम किया, लेकिन आम जनता के अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप नहीं हो पाई। गोर्बाचेव के 2 नारों ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इन 2 सिद्धांतों के आधार पर कुछ ही वर्षों में पूरा का पूरा सोवियत संघ न केवल खत्म हो गया, अब इस दुनिया में साम्यवादी व्यवस्था भी खत्म हो गई। तो आप उसे क्या कहेंगे? थोपी हुई व्यवस्था। जबकि भारत की विदेश नीति हमारी अंतरात्मा की आवाज है। विश्व शांति का विरोध करना, विश्व शांति का समर्थन करना, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना, युद्धों का विरोध करना, ये सब हमारी हृदय से निकली है बातें हैं। और इसीलिए आज तक भारत की विदेश नीति जो 1947 में पंडित नेहरू ने गढ़ी थी, आज भी चल रही है, और भले व्यावहारिक दृष्टि से उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि इतनी अधिक रिजिडिटी, कठोरता किसी भी चीज के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। जैसी परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों के संदर्भ में हम राष्ट्रहित को देखेंगे और तदनुकूल विदेश नीति में आचरण करेंगे। तो पंडित नेहरू की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक शेप दिया। लेकिन इतना भी है कि 1947 के पहले भारत की विदेश नीति की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, उसे केवल एक फिनिशिंग टच देना था, और वो पंडित नेहरू ने किया। इसलिए भारत की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा देखें 10वें नंबर पर, जब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई 46 में, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और उस फिर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में यह घोषणा की कि भारत विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा। समझ थी, एक विजन था। उन्होंने देख लिया था कि पूरी दुनिया 2 गुटों में बंट गई है, 2 भागों में बंट गई है, साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट। तो पंडित नेहरू ने घोषणा की कि भारत विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र विदेश नीति का विरोध का समर्थन करेगा। स्वतंत्र विदेश नीति, गुटबाजी की नीति नहीं। फिर गुटों की खींचातानी से दूर रहेगा, क्योंकि गुट बनेंगे तो उनके बीच खींचातानी होगी, शक्ति का प्रदर्शन होगा, शक्ति का उपयोग होगा। तो हम जबरदस्ती क्यों उलझें? इन दोनों की लड़ाई होगी, हम क्यों उलझें उसमें? 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आज आजादी मिली है, फिर से इनके गुट में सम्मिलित होकर के पूरी आजादी खत्म कर दें। यही तो किया पाकिस्तान ने, आज भी भुगत रहा है वो पाकिस्तान। तो गुटों की खींचतान से दूर, फिर पराधीन राष्ट्रों की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना। पंडित नेहरू ने कहा कि हम पराधीन राष्ट्र जितने भी हैं दुनिया में, और उन विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, भारत उसका समर्थन करेगा।
फिर जातीय भेदभाव का उन्मूलन करना, जातिगत भेदभाव, विशेष करके दक्षिण अफ्रीका इसका गढ़ था। नस्लवादी, काले गोरे की नीति, पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, भारत ने एक वर्ष, जब से उसके हाथ पे सत्ता आई तब से लेकर के 1990 के दशक तक भारत ने हर दम दक्षिण अफ्रीका की काले गोरे की नीति का निरंतर विरोध करता रहा। और इसके सबसे बड़े सेनानी थे नेल्सन मंडेला, उनको फिर भारत रत्न की उपाधि दी गई। और इसी जातिगत विरोध के कारण ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध भी तोड़ दिए थे। तो जातिगत विरोध, जातिगत भेदभाव का विरोध करना, फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ये उसकी डीएनए में आ गया है। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का विरोध करना और शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना का प्रसार करना। विश्व शांति मूल लक्ष्य है, विश्व शांति, दुनिया के सब देशों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करना, ऐसा माहौल बनाना ताकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भावना बढ़े। दुनिया में राष्ट्र एक निश्चित भूमिका का निर्वाह करें ताकि वे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें, अपना विकास कर सकें। इसके लिए माहौल बनाना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, शांतिप्रिय वातावरण होना चाहिए। और भारत की विदेश नीति शुरू से ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है। विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम, ये भारत के लोगों के डीएनए में लगा हुआ है, डीएनए में है। भारत में हिटलर जैसा, मुसोलिनी जैसा तानाशाह नहीं हो सकता, और यदि किसी ने कोशिश भी की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। एक छोटा सा उदाहरण श्रीमती गांधी का भी आप इसमें दे सकते हैं कि उन्होंने तानाशाही स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन कितने समय तक, 19 महीने के लिए। उसके बाद धड़ाम से गिरी, संभल गई, फिर किसी ने हिम्मत नहीं की। अच्छा, इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर में विदेश नीति के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, भारत राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों की वकालत करेगा, न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध, फिर अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करेगा। जब तक राष्ट्रों के मन में अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहेगा, वह राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा, विश्वसनीयता की बात हो जाएगी। इसलिए अभी भी देख लीजिएगा, जबकि रूस पूरी तरह से पस्त हो चुका है सोवियत संघ के विघटन के बाद, अभी यूक्रेन की घटना के बाद, लेकिन फिर भी चीन को दुनिया के कई राष्ट्र विश्वसनीय नहीं मानते। फिर अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिए मध्यस्थ और पंच फैसले का सम्मान करेगा। दुनिया के राष्ट्रों के बीच कई प्रकार के मतभेद होते हैं, तो इन मतभेदों को सुलह से, वार्ता से हल करने के लिए प्रयास करेगा भारत, या मध्यस्थ सेवाएं लेगा, मध्यस्थ सेवाओं का समर्थन करेगा। मध्यस्थ मतलब दो को आपस में मिलाने के लिए एक तीसरे राष्ट्र की भूमिका। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता के लिए सोवियत संघ ने 1966 में ताशकंद में अपनी सेवाएं दी थी, मध्यस्थ सेवाएं। उस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन सोवियत संघ ने मध्यस्थ सेवाएं देकर के भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया था। और पंच फैसले में या तो यूनाइटेड नेशंस पंचों की नियुक्ति करती है, या नहीं अन्य प्रकार से पंचों को नियुक्त किया जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर एक पंचों की समिति बनाई गई। उसने भारत ने युगोस्लाविया को अपना प्रतिनिधि बनाया, पाकिस्तान ने ईरान को अपना प्रतिनिधि बनाया,
और दोनों की सहमति, भारत पाकिस्तान दोनों की सहमति से तीसरे एक देश की नियुक्ति की गई और तीसरा देश था स्वीडन। तो स्वीडन का जो प्रतिनिधि था उसको अध्यक्षता सौंपी गई। तो स्वीडन का प्रतिनिधि मतलब स्वीडन, ईरान और युगोस्लाविया तीनों देशों का एक पंच समिति बना और दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि। तो इन पंचों के फैसले ने जो बातें कही, पंचों ने जो बातें कही, उसको भारत अभी भी नदी जल के बंटवारे को लेकर के मान रहा है। ये पंच फैसला आगे फिर जरूरत पड़ी, आगे फिर इसकी चर्चा करेंगे। तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में भी ये बात कही गई है। इन सभी चीजों के संदर्भ में पामर और पार्किंस कहते हैं कि इन सभी चीजों को देखने से पता चलता है कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य क्या है। देखें उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जाति भेदभाव का विरोध करना बिल्कुल क्लियर है। दुनिया में जहां कहीं भी साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन हुआ या इन राष्ट्रों ने इस प्रकार से कार्य किया, भारत ने हमेशा उसका विरोध किया। फिर साम्यवादी या शक्ति पर आधारित व्यवहार का विरोध, व्यवस्था का विरोध। साम्यवाद शक्ति पर आधारित व्यवस्था है या शक्ति पर आधारित दुनिया में जितने भी व्यवस्थाएं स्थापित हुई, यहां तक कि पाकिस्तान में भी शक्ति पर आधारित कई बार तानाशाही स्थापित हो चुकी है, इन सभी व्यवस्थाओं का हमेशा वह विरोध करता रहा है और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना का पक्षधर रहा है जो शांतिपूर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित हो। फिर और इसके आधार पर हर राष्ट्र उसके आधार पर भारत अपना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से विकास करना चाहता है। तीसरी बात, एशियाई देशों की अवहेलना। एशिया भी दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है, तो भारत एशियाई देशों की अवहेलना को स्वीकार नहीं करता, उसे एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता है। और दूसरी चीज, एशियाई देशों पर जिसने भी शक्ति पर आधारित शासन स्थापित करने का प्रयास किया या किसी भी दूसरे देश ने भारत पर यदि इन देशों पर आक्रमण किया तो भारत ने हमेशा उसका विरोध किया है। शक्ति पर आधारित व्यवस्था का विरोध और शक्ति आधारित कोई कार्य यहां पर होता है, आक्रमण आदि होता है, जैसे फ्रांस ने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया था, फ्रांस ने वियतनाम पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी, तो भारत ने हमेशा विरोध किया था। फिर स्वतंत्र विदेश नीति। भारत विदेश नीति के क्षेत्र में स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करता है। अभी भी इस गुट के भी नहीं, उस गुट के भी नहीं। भारत का अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति है। विदेश नीति के मामले में, विदेश नीति के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। फिर यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाना। राष्ट्रों के बीच जितना ज्यादा सहयोगपूर्ण संबंध बनेगा, पूरी दुनिया उतनी अच्छी होगी। और शीत युद्ध सैन्य संगठन से दूर रहना। शीत युद्ध की ज्वाला से हम अभी तक अलग रहे हैं, बचे हुए हैं और भविष्य में भी इसमें सम्मिलित होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार से सैन्य संगठन, खैर आजकल तो उसका महत्व भी कम हो गया है, तो सैन्य संगठनों से दूर रहना। और आखिरी है अंतरराष्ट्रीय तनाव दूर करना तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना। तनाव दूर करना। अभी देखिए भारत की भूमिका रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि भारत के दोनों ही मित्र हैं, रूस भी है, यूक्रेन भी है। देखें आगे क्या होता है। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब है तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। तुम्हें तुम्हारी चीज प्रिय है, हमें अपनी चीज प्रिय है। यदि तुमने अपनी एक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इतने बलिदान किए, इतना मेहनत किया, तो हमने भी अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इतना मेहनत किया। इसलिए तुम्हें तुम्हारी चीज मुबारक हो, हमें हमारी चीज मुबारक होने दो। तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और इन
उद्देश्यों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए भारत अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने का प्रयास करता है। इसी के साथ ये पृष्ठभूमि आज पूरी हुई। कल फिर और आगे देखेंगे। आपको धन्यवाद।